हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर 3 इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। यूनियन के अंदर सिर्फ स्टेट्स इंक्लूड होते हैं और जो टेरिटरी है उसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट्स और यूटी दोनों इंक्लूड होते हैं। यूटी जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? वो जो है सेंटर के द्वारा कंट्रोल होती है। स्टेट्स के अंदर अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह। बट यूटी के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, यानी कि यूटी जो है सेंट्रल कंट्रोल में है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वो हमें किस आर्टिकल देखने को मिलती है? आर्टिकल 1 to 4 के अंदर मेंशन्ड है और पार्ट 1 के अंदर देखने को मिलती है। पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है और शेड्यूल 1 के अंदर जो है हमारे उसका नाम दे रखा है। शेड्यूल 1 के अंदर हमारे जो टेरिटरीजन का नाम दे रखा है, अगर किसी भी तरीके से स्टेट में या किसी में चेंज किया जाता है तो दो शेड्यूल्स के अंदर चेंज करने पड़ेंगे, तो शेड्यूल 1 और एक शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी ये मेंशन है। अगर अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब स्टेट्स को ब्रेक करके अन्य स्टेट बनाए जाते हैं या उनकी बाउंड्री को कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 के अंदर टेरिटरी का नाम है और शेड्यूल 4 के अंदर राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 के अंदर देखने को मिलता है। आर्टिकल 1 जो है वो डील करता है किसका? इसके दो प्रोविजन, एक तो नेम ऑफ द कंट्री, किस तरह की पॉलिटी है। क्या दे रखा है आर्टिकल 1 के अंदर? इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या है? यूएस का देखने को मिलता है। वहां पे जो स्टेट्स होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी कि सेंटर का इतना कंट्रोल नहीं होता स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स अपनी मर्जी से सहमत होकर उन्होंने एक सेंटर, एक नेशन को बनाया है। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि सेंटर अगर चाहे तो किसी भी दो स्टेट्स को तोड़ के एक नया स्टेट बना सकता है या उनकी बाउंड्री को कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन यूएस में सेंटर ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारा इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है और जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन यूएस के अंदर जो स्टेट्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि स्टेट्स को तोड़ नहीं सकता सेंटर, यानी कि सारी पावर जो सेंटर के पास लाई नहीं करती है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर करती है। तो आर्टिकल 1 के अंदर नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी दे रखी है। आर्टिकल 1 जो है 3 कैटेगरी की टेरिटरी का बताता है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द इंडिया एट एनी टाइम। स्पेलिंग यहाँ गलत है। टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया एट एनी टाइम, यानी कि जैसे कि पौंडीचेरी लिया था हमने फ्रेंच कॉलोनीज से और जो गोवा था वो पोर्टुगीज से लिया था, तो इनको एक्वायर्ड करके हमने अपने इंडिया के अंदर ज्वाइन किया था आर्टिकल 1 के यूज करके। सिक्किम को हमने अपने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो भी इंडिया के अंदर लिया है। तो जो सिटीजनशिप है वो भारतीय नागरिक कहलाते हैं और भारत का पार्ट बनते हैं। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स जो है वो इंडिया की टेरिटरीज हैं, वहाँ पे अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। बट यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंटर का रूल होता है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वहाँ पे जो भी कंट्रोल या जो भी रूल रहता है वो सेंटर का पावर रहती है। वहाँ पे ऐसे नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट नहीं होती है, जैसे स्टेट्स के अंदर होती है, ठीक है। वो आर्टिकल 1 के से डील करते हैं सब चीज़ें। आर्टिकल 2 जो है न्यू स्टेट से डील करता है, किस तरीके से नए स्टेट्स को अपने टेरिटरी के अंदर इंडिया इंक्लूड करता है और किस नया राज्य बनाता है, जैसे सिक्किम, पौंडीचेरी और गोवा, ये सब जो है एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। ये न्यू स्टेट्स से डील करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट से डील करता है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में मतलब जैसे कि एक नया स्टेट बना देना, सेपरेट करके किसी स्टेट को, या उसकी बाउंड्री को इंक्रीज कर देना, एरिया को इंक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना, उसके एरिया को कम कर देना, बाउंड्री को अल्टर कर देना, नेम को अल्टर कर देना। ये ट्रिक है फिदा फिदा करके आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए है और इसकी सारी पावर किसके पास होती है इसको सब चेंज करने की? वो होती है पार्लियामेंट के पास। स्टेट के पास नहीं होती, पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, उसके एरिया को इंक्रीज कर सकता है या उसके एरिया को कम कर सकता है, या बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, या नेम को चेंज कर सकता है। जैसे नेम चेंज के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा गया, और मैसूर का कर्नाटका किया गया था, उत्तर प्रदेश का भी नाम चेंज किया गया, और लक्षद्वीप का देखने को मिलेगा, दिल्ली का नाम चेंज किया गया। वो आर्टिकल 3 को यूज करके पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो नेम चेंज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो टेरिटरीज एक्सचेंज की थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से की थी? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से की थी इन द ईयर 2015। वहां पे 111 एनक्लेव्स जो हमने बांग्लादेश को दिए थे और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश ने हमको दिए थे। तो एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज थी। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कभी भी हम कोई भी टेरिटरी किसी से एक्वायर कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर चेंज कर रहे हैं, यानी कि अपने भारत में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 2 में चेंज किया जाएगा मतलब तो उसके अंदर 368 यूज होगा, बट आर्टिकल 3 के अंदर किया जाएगा तो उसके अंदर 368 को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, किस तरीके से हमारे स्टेट्स और यूटी इवॉल्व हुए, मतलब किस तरीके से
स्टेट्स बने और किस तरीके से यूटीज का फॉर्मेशन हुआ, उसकी पूरी वो देखते हैं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स किस तरीके से इंटीग्रेट 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 3 ने ज्वाइन नहीं किया था। उन 3 में कौन-कौन थे? एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़, एक था कश्मीर। फिर इनको बाद में ऐड किया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से ऐड किया गया था। पोलो जो कि 17 सितंबर में हुआ था। 17 सितंबर में पुलिस एक्शन के मीन से हैदराबाद को ज्वाइन किया गया था इंडियन टेरिटरी के अंदर, और जूनागढ़ को रेफरेंडम यानी कि जन सहमति वहाँ पे वोट करवाया गया था और पब्लिक ने डिसीजन लिया कि वो इंडियन टेरिटरी में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को तब ऐड किया गया था। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट हमारा है धर कमीशन, जेवीपी कमीशन। धर कमीशन और जेवीपी कमीशन आए थे स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए धर कमीशन आया था इन द ईयर 1948 के अंदर धर कमीशन आया था। उसने बोला था कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे हमको किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। धर कमीशन की रिपोर्ट आई। जेवीपी कमीशन आता है 1949 के अंदर, उसकी भी रिपोर्ट थी कि रिऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स का है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो इस बात से नाराज हो गए जो कांग्रेस के एक लीडर थे पोट्टी श्री रामुल्लू। वो नाराज हो गए, उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया और इसके चलते उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से लोग गुस्सा हो गए। उनकी मांग और तेज हो गई। वो चाहते थे कि आंध्रा स्टेट को बनाया जाए तेलुगु स्टेट को सेपरेट करके, क्योंकि जो मद्रास स्टेट को सेपरेट करके, मद्रास स्टेट जो था वो तेलुगु स्पीकिंग था और आंध्रा जो था वो आंध्रा सॉरी वो चाहते थे कि आंध्रा को अलग किया जाए मद्रास से। मद्रास जो था वो तेलुगु स्पीकिंग था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो श्री रामुल्लू ने हंगर स्ट्राइक किया, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाया जो कि आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को बनाया गया उनकी इस डिमांड के बाद। उसके बाद आता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन आती है इन द ईयर 1953। वो पूरे सेम क्वेश्चन को एग्जामिन करती है। और फजल अली कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स थे। चेयरपर्सन थे फली अजल, उसके अलावा थे एच.एम. कुंजरू एंड के.एम. पानीकर। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया था? उन्होंने अपनी रिपोर्ट को 1955 के अंदर सबमिट किया था। और मनी कमीशन कब थी? 1953 के अंदर। उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज को वन ऑफ द बेसिस ले सकते हैं रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, बट एक लैंग्वेज और एक स्टेट की थ्योरी उन्होंने भी रिजेक्ट की थी। उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे लिया जा सकता है, मतलब स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कल्चरल बेसिस पे किया जा सकता है, लैंग्वेज को वन ऑफ द बेसिस लिया जा सकता है, बट लैंग्वेज ही बेसिस हो, ये उन्होंने उस चीज से रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद बनती है उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 के अंदर, जहां पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 का, जहां पे पार्ट ए एंड पार्ट बी जो स्टेट्स हैं उनको बनाया जाता है, पार्ट सी को अबॉलिश किया जाता है। पार्ट ए, बी, सी एंड डी, इसके अंदर ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी वो डिवाइडेड थी। पार्ट ए के अंदर पार्ट ए के अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, पार्ट बी के अंदर जो थे प्रिंसली स्टेट्स आते थे, और पार्ट सी के अंदर कमिश्नरेट जो होते थे ब्रिटिश टाइम पे वो आते थे, और पार्ट डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड को दिया था। तो उन्होंने पार्ट सी को हटा के अबॉलिश करके पार्ट ए एंड बी के अंदर इंडिया की टेरिटरीज को डाला था, वो भी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। उसके बाद जब ये आता है 1956 में, उस समय कितने स्टेट और कितने यूटी बने? उस समय बने थे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी का फॉर्मेशन होता है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के टाइम पे। उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और रिसेंट स्टेट नया स्टेट कौन से बने? नए 2 यूटी 2019 के नए 2 यूटी बने 2019 के अंदर। कौन कौन से? वो है लद्दाख एंड दी जम्मू एंड कश्मीर। इनका फॉर्मेशन हुआ है 2019 के अंदर लेटेस्ट। उससे पहले 2014 के अंदर तेलंगाना बना था, वो 28th स्टेट था। अब हमारे यहाँ करंट में कितने स्टेट और कितने यूटीज हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटी हैं करंट में हमारे यहाँ। ठीक है, ओके, यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।